अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है पुरस्कार कहानी दश्ते वहशत बाय एम.ए. राहत। एपिसोड 1। सूरज की तपिश से सुरख संगलाक पहाड़ों की सरजमीन अब वो रवायती ज़मीन नहीं रही जिसका तज़करा राजपूताना की लोक कहानियों में मिलता है। अलबत्ता खौफनाक गहरी घाटियाँ और बेआबोगया सुरख चट्टानों वाले पहाड़ अब भी अपनी रवायात के साथ मौजूद हैं। लेकिन जदीद दौर की इजादात और सहूलतों ने जहाँ जहाँ इंसान आबाद हैं वहाँ सब कुछ फराहम कर दिया है, और जहाँ फूलन देवी और डाकू मान सिंह की चंबल घाटी मौजूद है, वहीं चित्तौड़ के नवाही इलाके मांडागरी में ऐसे खूबसूरत बागात और गोल्फ ग्राउंड हैं जिन्हें देखकर इंसानी आंख की रोशनी बढ़ जाए। महावीर जगत चौहान की नस्लों में कोई राजा नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कौम का ये जागीरदार किसी राजा से कम नहीं था। बेशुमार ज़मीनें, बागात और जयपुर जोधपुर के आसपास मिलों और फैक्ट्रियों की आमदनी ने इसे राजाओं से ज़्यादा दौलतमंद बना दिया। उसे देखकर किस्मत के खेल पर यकीन आ जाता। हर तरफ से दौलत की बरसात ने उसकी उम्र छीन ली, और यह आज भी 100 जवानों का एक जवान नजर आता। उसे हर तरह के फ़नूने हरब, खेल कूद और जिस्मानी मुकाबलों से दिलचस्पी थी, और मांडागरी के कुर्बो जवार में पहलवानों और दूसरे फ़नूने हरब के माहिर आबाद थे। हर साहिब फ़न को यहाँ से बहुत कुछ मिलता। महावीर जगत चौहान का सबसे बड़ा शौक मुहिम जुई था, और साल के बेशतर महीनों में वह दुनिया भर की खतरनाक तरीन जगहों की खाक छानता फिरता। अक्सर लोग कहा करते थे कि यह भी बदकिस्मती का एक रुख है। इतना कुछ होते हुए भी जगत चौहान जंगलों और पहाड़ों में मौत की तलाश में सरगर्दा रहता। इतना कुछ होते हुए भी उसे खजानों और दफीनों की तलाश रहती। ऐसा वो लोग कहते थे जो शौक के नशे से नावाकिफ होते हैं। इस नशे में कई मुल्की और गैर मुल्की महावीर के शरीक थे। इन्हीं में राज भगत राय भी था, जो भमेरी का रईस था। तेज तेहवाड़ी के त्यौहार से महावीर को कोई दिलचस्पी न थी, अगर उसमें फ़नूने सिपागरी और खेल तमाशे शामिल ना होते। लेकिन महावीर के मिजाज के मुताबिक उसके हवारियों ने पिछले 9 साल से उसमें खतरनाक खेल तमाशे भी शामिल कर लिए। वैसे तो यहाँ बहुत से खतरनाक खेल होते थे, जिनमें स्पेन का बुल फाइटिंग खेल भी शामिल होता था, लेकिन इन सबसे खतरनाक खेल एक और भी था। मई जून में पड़ने वाली शदीद गर्मी से पहाड़ों की बर्फ पिघलती थी, और बहुत दूर से बर्फानी पानी का एक रेला एक ऐसे खौफनाक नाले को सैराब करता हुआ मांडागरी के एक वसीअरीज मैदान से गुजरता था, जिसकी आवाज़ पहाड़ों को लर्जा देती। इस तूफानी नाले को बहाव की मुख्तलिफ सिमत से तैर कर अबूर किया जाए, और इस तेज़ और तुंद तूफानी बहाव को शिकस्त दी जाए। इसके लिए महावीर जगत ने बहुत बड़ा इनाम रखा, और इस इनाम के लालच में अब तक 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके थे। ये बड़े तैराक थे, यहाँ तक कि कुछ तैराक गैर ममालिक से भी आए। पहले तो उनके हौसले इस नाले के बहाव को देखकर ही पस्त हो गए, लेकिन अगर किसी सरफिरे ने यह एडवेंचर करने की कोशिश की भी तो मौत के सिवा और कुछ हासिल न हो सका। पिछले 2 सालों से कोई ऐसा बांका जवान नहीं आया जो इस नाले को अबूर करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन इस बार एक नौजवान ने इसकी हामी भर ली और अपने आप को इस नाले को अबूर करने के लिए पेश कर दिया। पहली बार महावीर जगत को थोड़ा सा तरद्दुद हुआ, क्योंकि इसकी इतला उसके बहुत ही जिगरी दोस्त राज भगत राय ने दी। कौन है वो भगत राय जो उस नाले को शिकस्त देने के लिए तैयार हो गया? क्या वो पहली बार मांडागरी आया है? अभी तक उसने इस नाले को देखा नहीं है। वो आया जरूर पहली बार है, मगर उसने नाला देख लिया है। है कौन? मेरा एक गुलाम है, मेरी हवेली में काम करता है। वैसे जवान बहुत शानदार है। ज्यादा अरसा नहीं हुआ मुझे मिले हुए, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि इस बार अगर हम कहीं बाहर निकले, मेरा मतलब है मुहिम जुई के लिए, तो मैं उसे जरूर अपने साथ रखूंगा। आज तक कोई उस नाले को शिकस्त नहीं दे सका। बेशुमार शानदार जवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या ये बात वो जानता है? क्या नाम है उसका? सालार खान। खान मुसलमान है? जगत चौहान ने पूछा। हाँ। कहाँ है? बाहर कैंपों में। मैंने कहा ना, दास है मेरा, और उसे मेरे हवाले एक ऐसे आदमी ने किया है जिसकी मैं दिल से इज्जत करता था। बल्कि यकीनी तौर पर तुम्हें भी खान मुराद याद होगा। हाँ, खान मुराद तो कई मुहिमात में हमारे साथ रहा था। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ। जगत चौहान ने खान मुराद को याद करते हुए कहा। खान मुराद की मौत अजीबोगरीब हालात में हुई थी। तुम जानते हो वो एक माहिर शिकारी था। उन लोगों में उसका शुमार होता था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी कारतूस जाया नहीं किया। मुझे मालूम है वो बेहतरीन निशानाबाज था। खास तौर पर मुझे आसाम की वो मुहिम याद है जिसमें उसने 3 हाथी शिकार किए थे, और जय गई कबीले ने उसे देवता मान लिया था। उस खान मुराद की बात कर रहा हूँ। कोई 10-11 माह पहले की बात है। वो अचानक मेरे पास आया। सालार खान भी साथ था।
कहने लगा, ये सालार खान है, मैं इसे तुम्हारे पास नौकर कराना चाहता हूँ। कौन है ये? मैंने उस खूबसूरत जवान को देखते हुए कहा, जो अपने कद्दो कामत में गैर मामूली था। इसकी तफसील बाद में बता दूंगा, पहले बताओ, तुम इसे अपनी मुहिम में साथ रखना पसंद करोगे? ये बेहतरीन तरबियत याफ्ता और दिलेर नौजवान है। तुम्हारा इतना कह देना काफ़ी है खान मुराद। सालार अब हमारा साथी है, मैंने जवाब दिया। फिर उसी रात उसने मुझे उस नौजवान के बारे में बताया। बहुत पुरानी बात है, जब ये 2 या 2.5 साल का होगा। तुम्हें मालूम है मेरी कोई औलाद नहीं है, और तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरी बीवी सहराए गोबी के कबीले शंगोशी की बेटी थी, जो चंगेज खान के सबसे बहादुर और जंगजू कबीले में शुमार होता है। एक तूफानी रात में एक जख्मी शख्स, जिसका सीना कोई 8 इंच खुला हुआ था और बदन पर और कई जख्म थे, इस बच्चे को सीने में भींचे हुए मेरे घर के दरवाजे पर आया और उसने मुझसे कहा कि वो इस बच्चे को मेरी तहवील में देना चाहता है, क्योंकि इसके दुश्मन इसे कत्ल कर देना चाहते हैं। मैं तो झिझक रहा था, लेकिन मेरी बीवी ने आगे बढ़कर इसे अपनी गोद में ले लिया और उस शख्स को तसल्ली दी कि हम इस बच्चे की हिफाजत करेंगे। उसने शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए पलटा तो हमने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वो जख्मी है, उसे मदद की ज़रूरत है, मगर वो बोला कि इसका यहाँ रहना खतरनाक है, इसका यहाँ से दूर चले जाना बेहतर है, ताकि दुश्मनों की तवज्जो इस तरफ ना हो। फिर वो चला गया। मेरी बीवी इस खूबसूरत बच्चे के आ जाने से बहुत खुश थी और इसे बहुत मोहब्बत से परवान चढ़ा रही थी। कुछ दिन तक हम इस तजस्सुस का शिकार रहे कि बच्चा आखिर कौन है और इसके दुश्मनों को इसकी तलाश क्यों है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को भूल गई। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया और मेरी बीवी, जो खुद भी एक जंगजू कबीले की फ़र्द थी, इसे जंगी तरबियत देने लगी। उसने इसका नाम सालार खान रखा। यह हमारे यहाँ पलता रहा, मगर इसकी फितरत कुछ अजीब सी थी। बहुत मिलनसार, खुश इखलाक है, लेकिन खोया खोया रहता है। फ़नून हरब का माहिर है, बेहतरीन निशानाबाज है। तुम्हें मालूम है मेरी बीवी मर चुकी है और अब हम दोनों अकेले रह गए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। एक सवाल मेरे जहन में आया है। खान मुराद सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा तो मैंने कहा, इस वक्त तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम इसे मेरे हवाले क्यों करना चाहते हो? खान मुराद किसी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर कशमकश के आसार थे। कुछ लम्हे के बाद बोला, क्योंकि मैं मौत के बिल्कुल करीब हूँ। बहुत जल्द मेरे इस दुनिया से राब्ता टूट जाएगा। खान मुराद के इन अल्फाज पर मैंने उसे हैरानी से देखा और कहा, कैसी बातें करते हो खान मुराद? मौत के बारे में किसी को भी इल्म नहीं कि कब आएगी। तुम इतने एतमाद के साथ ये बात कैसे कह रही हो? अफसोस, इस बात का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकूंगा। इसका जवाब मेरे पास नहीं। खैर, ये मत समझना कि मैं इसे अपने साथ रखने से कतरा रहा हूँ। हालांकि तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम इसे मेरे पास छोड़ रहे हो, बल्कि तुमने ये कहा है कि हम इसे अपनी मुहिमात में साथ रखेंगे। मगर मेरा मकसद वही है जो तुमने समझा। मैं इसे तुम्हारी तहवील में देना चाहता हूँ। सर आंखों पर मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? खान मुराद चला गया और ये मेरे पास रहने लगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये बहुत ही आला फितरत का इंसान है, पढ़ा लिखा भी है, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता है। सबसे बड़ी बात यह कि बेहतरीन शतरंज खेलता है, और तुम समझते हो कि शतरंज मेरी कमज़ोरी है। वेरी गुड, जगत चौहान ने तारीफ़ी अंदाज में कहा। फिर बोला, खान मुराद की मौत के बारे में मैंने भी तफसील सुनी थी। हाँ, जैसा कि उसने मुझे अपने बारे में बताया कि बहुत जल्द उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, तो ऐसा ही हुआ। खान मुराद की रिहाइशगाह के सामने एक बहुत कदीम दरख्त था। खान मुराद की लाश उस दरख्त से लटकी हुई पाई गई। उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था, जबकि किसी भी तरह यह साबित न हो सका कि उसने फंदा खुद अपनी गर्दन में डालकर खुदकुशी की है। जिस शक्ल में वो लाश मिली थी, इस तरह खुदकुशी नहीं की जा सकती। वाकई बड़ी अजीब सी सूरत-ए-हाल रही। इस पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ था? बेपनाह दुखी था। 2 दिन तक खाना नहीं खाया और खामोश बैठा रहा। वो तो मेरे घर में तुम्हें पता है कि खासे अफराद हैं, बेटे बेटियां और दूसरे रिश्तेदार, सबके सब इसे मानूस हैं और इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उन्होंने इसे बहला लिया और रफ्ता रफ्ता ये मोतदिल हो गया। तुमने तो बड़ा इश्तियाक पैदा कर दिया इसके लिए मेरे दिल में। कल से तेज तिवाड़ी के खेल शुरू हो रही हैं। मेरा ख्याल है उसके बाद ही से इससे तफसीली मुलाकात रहेगी। हाँ, एक बार फिर मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि इसे उस नाले के खेल से दूर रखने की कोशिश करो। हम ऐसे शख्स को खोना नहीं चाहते। मैं कोशिश करूंगा, भगत राय ने कहा। तेज तिवाड़ी के खेल शुरू हो गए। जगत चौहान ने खान सालार को मेले में ही देखा था। अभी तक उससे कोई बाकायदा मुलाकात नहीं हुई थी। जगत चौहान भगत राय के साथ मेले की तफरीहात से लुत्फ अंदोज हो रहा था। तब भगत राय ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है खान सालार। मैं उसे सालार ही कहकर मुखातिब करता हूँ। जगत चौहान की पुरतजस्सुस निगाहों ने उस नौजवान का जायजा लिया। वाकई वो काबिल दीद नौजवान था, लंबा चौड़ा खूबसूरत। उसके चेहरे के नकूश में हिमालय की तराई के किसी इलाके की झलकियां मिलती थीं। अलबत्ता कद्दो कामत उनसे बहुत मुख्तलिफ था।
जगत चौहान ने तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, शानदार जवान है। क्या ये दूसरे जिस्मानी मुकाबले या फनूने हरब के मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगा? शायद नहीं। उसने इन चीजों में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, भगत राय ने जवाब दिया। फिर इन लोगों ने सारी पब्लिक को नाले के आसपास जमा होते हुए देखा। जो लोग इन मुकाबलों का इंतजाम संभाले हुए थे, उन्होंने नौजवान के बारे में ऐलान किया कि वो नाले की मुखालिफ सिमत तैरने के लिए तैयार है। जगत चौहान के दिल में एक हुक सी उठी। 17 अफराद की मौत वो अपनी आंखों से देख चुका था। ये शानदार जवान भी शायद ही इस खौफनाक नाले की लहरों का मुकाबला कर सके और बिलाखिर पानी में डूबकर हलाक हो जाए। उसने भगत राय की तरफ देखा। भगत राय भी जगत चौहान की कैफियत को महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, नाले की भयानक तुगयानी मैं भी देख रहा हूं। ये तो तनावर दरख्तों को बहा कर ली जा सकती है, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता। काश वो इस जिद से बाज रहता। आओ देखें क्या होता है। वो दोनों भी आगे बढ़कर लोगों के दरमियान पहुंच गई। नाला तूफानी गरज के साथ जमीन को दहलाता हुआ बह रहा था। पैरों के नीचे हल्के जलजले जैसी कैफियत थी। लोगों के चेहरों पर खौफ का तासुर था। 2 साल के बाद फिर इस खूनी खेल का आगाज हो रहा था, जो लाजमी तौर पर किसी इंसानी जिंदगी के इख्तिताम पर खत्म होता। भगत राय सालार के चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसे यूं लग रहा था जैसे कोई मासूम सा बच्चा किसी खिलौने से लुत्फ अंदोज होने जा रहा हो। मुंतजमीन की तरफ से इशारा मिलते ही सालार नाले की तरफ दौड़ा और उसने फिजा में काफी ऊंचा उछलकर नाले में छलांग लगा दी। तेज रफ्तार पानी ने उसे इससे भी ज्यादा ऊंचा उछालकर उसके हौसले पस्त करने की कोशिश की, लेकिन देखने वालों ने देखा कि वो पानी में दोबारा गिरने से पहले किसी सांप की तरह पलटा और पानी की खौफनाक लहरों पर जम गया। इसके बाद उसने बहाव की मुखालिफ सिमत तैरना शुरू कर दिया। लोगों के सांस बंद थे, लेकिन जैसे ही वो चंद गज आगे निकला, उन्होंने हलक फाड़ना शुरू कर दिया। वो उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और उसे मुसलसल आगे बढ़ते देखकर बुरी तरह चीख रहे थे। भगत राय की आंखों में आंसू आ गए। वह रुंधी हुई आवाज में बोला, वो खान मुराद का तरबियत याफ्ता है और एक मंगोल औरत ने इसकी परवरिश की है। ऐ काश वो जिंदा रहे। जगत चौहान की आवाज ही नहीं निकल रही थी। दूसरी तरफ सालार की रफ्तारी पहले से ज्यादा तेज हो गई। उसने पानी के बहाव को भरपूर शिकस्त दे दी थी। वो उसे खातिर में ही नहीं लाया, यहां तक कि वो मतलूबा जगह पहुंच गया। लोग चीख चीख कर पागल हुए जा रहे थे और शायद उनकी ये आवाजें सुनकर ही वो भी तरंग में आ गया। चुनाचे मंजिल पर पहुंचकर वो कलाबाजी खाकर पलटा और पानी के खूनी बगौले उसे बहा कर ले चले। आवाजें बंद हो गईं। लोग ये समझे कि पानी ने उस पर काबू पा लिया। लोग आंखें फाड़े इस मंजर को देख रहे थे। उनकी खुशियों को अचानक गम ने घेर लिया, यहां तक कि आन की आन में वो उस जगह पहुंच गया जहां से मुखालिफ सिमत का सफर का आगाज हुआ था। यहां फिर चौंका देने वाला मंजर सामने आया। वो पहले ही की मानिंद सांप की तरह पलटा और फिर मुखालिफ सिमत तैरने लगा। गोया उसे इस खेल में मजा आया था। लोगों का जोशो खरोश फिर बढ़ गया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। जब तीसरी बार भी उसने यही अमल किया तो जगत चौहान बामुश्किल बोला, रोको, कोई उसे रोको, वो पागल हो गया है, रोको उसे, ये ठीक नहीं। लेकिन भगत राय का हज़यानी कह कहा उभरा, उसने पानी की रवानी को 2 कौड़ी का करके रख दिया है। जगत राय, इसने पहाड़ों का मान तोड़ दिया है, उसे रोको, भगवान के लिए उसे रोको। जगत चौहान को खौफ हो रहा था कि बार बार नाला बूर करते हुए कहीं उसका सांस न उखड़ जाए। तब लोगों ने बुरी तरह शोर मचाकर उसे बाहर आने के लिए कहा और जब वो किनारे पर आ गया तो लोग उससे लिपट गई। आओ भगत राय चलें, मेरा दिल घबरा रहा है, वो अब हमारे हाथ नहीं लगेगा। जगत ने कहा और वापस हवेली में चल पड़ा। बात बिल्कुल ठीक थी। रात ही को जगत राय के कहने पर सालार हवेली में आया। जगत के घर के लोग भी हवेली के लॉन पर जमा थे। सब दिलचस्पी से उस जवान को देख रहे थे। सभी को पता चल गया था कि 17 अफराद की मौत के बाद 18वें जवान ने यह बहुत बड़ा इनाम जीता है। जगत चौहान ने उसे कहा, तुम्हें पानी के ताकतवर इल्ले से डर नहीं लगता? नहीं, वो सादगी से बोला। क्या तुम बहुत बहादुर हो? नहीं, उसने कहा और सब हंस पड़े। वो बदस्तूर मासूमियत से एक एक की सूरत देखने लगा। तुमने बहुत बड़ा इनाम जीता है, तुम उस रकम का क्या करोगे? मुझे रकम की जरूरत कभी नहीं होती, मेरे सारे काम राय महाराज कर दिया करते हैं, उसने मासूमियत से कहा। तुम अपने हाथों से अपना कोई काम नहीं करते। जगत चौहान को से बातें करके लुत्फ आ रहा था। वह फीकी मुस्कुराहट से बोला, नहीं, अपने सारे काम तो मैं खुद ही करता हूं। मेरा मतलब यह था कि उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और सब उसकी बातों से लुत्फ लेते रहे। सभी को यह सीधा साधा नौजवान पसंद आया। जगत चौहान की धर्मपत्नी सोशीला ने उससे सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि नाले को इस तरह पार करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? उसकी तो आवाज ही इतनी खौफनाक है। मुझे मालूम नहीं था कि वो कोई खतरनाक जगह है। मैंने तो बस ये समझा था कि खेल है और बस, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार ये खेल खेलता रहूं, मगर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, इसलिए मैं बाहर निकल आया। लेकिन क्या बाद में आप लोग मुझे इजाजत देंगे? तुझे भगवान का वास्ता मेरे शेर, दोबारा उस नाले की तरफ मत जाना, महावीर जगत चौहान ने हंसते हुए कहा, और वो खामोश हो गया। दिल लूट लिया था उसने यहाँ रहने वालों का। बाद में जगत चौहान ने भगत राय से कहा, भगत, इसे हवेली ही में क्यों ना जगह दे दी जाए? वहां कैंप में इतने बड़े आदमी का रहना अच्छा नहीं लगता, और फिर लोग इसे सुकून नहीं लेने देंगे। मेरा एक तरीकाकार है, नौकर को नौकरों ही की तरह रहने दिया जाए, वरना सर पर चढ़ती हैं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे हैरत अंगेज इंसान है। तेज तिवाड़ी का ये मेला कई दिनों तक जारी रहता था। अब जब भी सालार मेले में निकलता, लोग उसके पीछे लग जाते और उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करते। वह भी उनसे दूर नहीं रहता था, बल्कि उनके साथ घुला मिला रहता। उस दिन जब राइफल के मुकाबले हो रहे थे और निशानाबाज निशाने लगा रहे थे, उसने भी राइफल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे राइफल लोड करके दे दी गई और फिर उसने निशानाबाजी के जो कमालात दिखाए, उसने यहाँ मौजूद लोगों को शशदर कर दिया। बात जगत चौहान के कानों तक पहुंची तो जगत चौहान ने भगत राय से कहा, भगत, सच्ची बात यह है कि अब इस नौजवान को चुरा लेने को दिल चाहता है। चुराने की क्या जरूरत है? तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई नई मुहिम तरतीब दी जाए और इसे अपने साथ रखा जाए। बहुत जल्द हम ऐसा करेंगे। और ये इत्तेफाक था कि इस गुफ्तगू के दूसरे ही दिन जगत चौहान को एक इतला मिली और वह खुशी से भगत राय की जानिब दौड़ पड़ा। भगत राय, जॉन क्रिस्टोफर आ रहा है। कौन जॉन क्रिस्टोफर? भगत राय ने याददाश्त पर जोर देते हुए कहा, अरे क्या हो गया तुम्हें? अपना जॉन क्रिस्टोफर? अभी 2-3 साल पहले हम लोग, यही तो मैं हैरान हो रहा था। 2-3 साल से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। क्या तुमसे राब्ता रहा है? ज्यादा नहीं। इत्तेफाक की बात यह है कि तुमसे भी तज़किरा नहीं हुआ। उसने अपनी बीवी की मौत के बाद शादी कर ली। हाँ, यही मैं तुमसे पूछ रहा था। मिसेस क्रिस्टोफर की मौत की खबर तो मुझे भी मिली थी। गालिबन किसी हादसे का शिकार हुई थी। हाँ, कार के हादसे में हलाक हुई थी। खुद ड्राइव कर रही थी। वो तो इत्तफाकिया तौर पर उसकी बेटी बच गई, जिसे उसने यूनिवर्सिटी पर उतारा, और खुद किसी काम से वहां से चली गई कि रास्ते में हादसा हो गया। ये इतला मुझे भी मिल गई थी, मगर इसके बाद जॉन क्रिस्टोफर के बारे में कोई खबर नहीं मिली। हमारी 2 साल पहले वाली मुहिम में भी वो शरीक नहीं था। बस मुझे बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है। तो क्या वो अपनी बीवी के साथ आ रहा है? हाँ, मुझे यही पता है कि वो कोई मंसूबा लेकर आ रहा है। गुड। तो फिर अब क्या इरादा है? कुछ नहीं, शहर जाना होगा। उसे हम अपने साथ ही मांडागरी लाएंगे। और यह भी अच्छी बात है कि अभी तेज तिवाड़ी के मेले में चंद रोज बाकी हैं, पर वो भी इस मेले में काफी दिलचस्पी लेता रहा है। 2 बार वो मेले में शरीक हो चुका है। ये लोग काफी देर तक जॉन क्रिस्टोफर के बारे में बातें करते रहे, जो शायद उनका कोई बहुत ही पसंदीदा और अच्छा दोस्त था। जाहिर एक मुहिम जो था। फिर दूसरे दिन भगत राय और जगत चौहान शहर की जानिब चल पड़े। वो खुद जॉन क्रिस्टोफर का इस्तकबाल करना चाहते थे। जहाज ने मुकर्रर वक्त पर रनवे छू लिया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने जॉन क्रिस्टोफर को इमिग्रेशन हॉल से बाहर आते हुए देखा। जगत चौहान ने उसे पहचान लिया, लेकिन भगत राय उसे देखता रह गया। उसने कहा, वो जॉन क्रिस्टोफर ही है ना? हाँ, महावीर जगत चौहान ने किसी कदर हैरान लहजे में कहा। फिर बोला, इसे क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छी सेहत का मालिक था। अब तो यूं लग रहा है जैसे वो किसी बहुत ही मुहलिक मर्ज में गिरफ्तार हो गया। मैं तो उसे देखकर ही हैरान रह गया हूं। वो देखो, वो देख रहे हो? उसकी बेटी मैलिना को मैंने पहचान लिया, मगर वो औरत, जरा उसे देखो, ये क्या शय है भाई? सामने सलोने रंग की एक औरत, जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं और बदन इंतहाई क़यामत खेज, जॉन क्रिस्टोफर के बाजू में बाजू डाले चली आ रही थी, जबकि जॉन क्रिस्टोफर खासा निढाल सा नजर आता था। माय गॉड, ये तो सूख कर कांटा हो गया। क्या हुआ इसे? मेरे ख्याल में अब ये किसी मुहिम में हिस्सा लेने के काबिल तो नहीं रहा। वो लोग तबसरा करते रहे और थोड़ी देर के बाद जॉन क्रिस्टोफर उनके पास पहुंच गया। जगत चौहान और भगत राय बड़े पुरजोश अंदाज में उससे मिले। मैलिना को भी दोनों ने प्यार किया और फिर वो औरत की जानिब मुतवज्जा हुए तो जॉन क्रिस्टोफर ने कहा, ये मेरी मिसेज शेरॉक क्रिस्टोफर हैं। हेलो। जगत चौहान ने उस पुरस्कार सी औरत को गौर से देखकर कहा, जिसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी मकनातीसी चमक थी। चेहरा बेशक दिलकश नकूश का हामिल था, लेकिन उसमें कोई बहुत ही अजीब सी बात थी जो एक निगाह देखने पर समझ में नहीं आती थी। जगत चौहान के साथ साथ भगत राय ने भी उसे हैरानी से देखा, लेकिन इस हैरानी का इजहार नहीं किया और हिंदुस्तानी अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। औरत ने फौरन ही उसी अंदाज में जवाब दिया। जगत चौहान ने खुद को संभाल लिया और बोला, हमें आपकी शादी की इतला तो मिल गई थी, लेकिन इस शख्स ने ना तो हमें अपनी शादी में शिरकत की दावत दी
और ना ही इसके बाद हिंदुस्तान आया। बहरहाल हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, शेरॉक ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा। यह मुस्कुराहट भी बहुत अजीब थी। उसके दांत ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद थे और नीचे से नोकीले। यूं लगता था जैसे कोई भेड़िया होंठ सिकोड़ कर गुर्राया हो। इसके बाद ये लोग उन लोगों को लेकर गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। आजकल मांडागरी में तेज तिवाड़ी का मेला तो चल रहा होगा, जॉन ने पूछा। हाँ, और तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। 2-3 दिन के बाद वो मेला ख़त्म हो जाएगा, जानते हो। यहाँ आने का अचानक फैसला किसने किया? यकीनन तुम्हारी मिसेज ने। हाँ शेरॉक, बहुत दिलचस्प खातून है। ये पुरस्रार अलूम की माहिर है और मजीद पुरस्रार अलूम सीख रही है। नस्लन स्पेनिश है और स्पेन के ही एक जादूगर की शागिर्द। इसका असरार था कि इसका हिंदुस्तान जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसे बताया कि हिंदुस्तान में मेरे कई मुहिम जो दोस्त रहते हैं, तो इसने मुझसे तफसील पूछी और मैंने मांडागरी और तेज तिवाड़ी के बारे में बता दिया तो ये खुशी से उछल पड़ी। कहने लगी कि इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं। इसने हिंदुस्तानी देहातों के उन मेलों वगैरह के बारे में काफ़ी पढ़ा है। बस बेचैन हो गई और मुझे फौरी तौर पर तैयारियां करना पड़ी। यूं समझ लो हमारी ये प्रोग्राम सिर्फ 4 दिन पुराना है। 4 दिन हमने तैयारियां की। इतनी जल्दी आना आसान काम नहीं था, लेकिन बहुत सी मुश्किलें हल हो गईं और हम लोग आखिरकार हिंदुस्तान पहुंच गए। हम तुम्हें और मिसेज क्रिस्टोफर को हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर मांडागरी में खुशामदीद कहते हैं, जगत चौहान ने कहा। मैंने शेरॉक को तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें बता दी हैं, क्रिस्टोफर बोला। हाँ, और मेरी एक देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। वैसे ये सच है कि मैं हिंदुस्तान कभी नहीं आई, लेकिन ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कोहमालिया के बेशतर इलाकों के बारे में इतना जानती हूँ जितना कोई हिंदुस्तानी जान सकता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि शायद ही वहाँ के मुकामी बाशिंदों को भी इतना इल्म हो। वेरी गुड, आप वैसे ही हमें काफ़ी ज़हीन नजर आती हैं मैडम शेरॉक, भगत राय ने मुस्कुराते हुए कहा। 2-3 गाड़ियाँ साथ आ रही थीं और ये लोग बड़े पुरसुकून अंदाज में सफ़र कर रहे थे। और फिर जब ये मांडागरी में दाखिल हुए तो शेरॉक ने बड़ी दिलचस्पी से मांडागरी के गिरदोनवा में उस हजूम को देखा जो इस मेले की वजह से यहाँ नजर आ रहा था। मुख्तलिफ इलाकों के लोग तेज तिवाड़ी के त्यौहार के मौका पर मांडागरी के मेले में आया करते थे और यहाँ की शानदार तफरीहात से लुत्फ अंदोज हुआ करते। दूर दूर तक कैंप लगे हुए थे जिनमें आने वालों का क़याम था। छोटे मोटे बाजार भी लगे हुए थे। शेरॉक ने दिलचस्पी से कहा, वंडरफुल, ये वाकई हिंदुस्तान की रवायत में से एक है जिसे इतनी जल्दी मैं अपनी आंखों से देखूंगी। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इस दौरान भगत राय और जगत चौहान ने मुसलसल ये बात महसूस की कि जॉन क्रिस्टोफर की बेटी मेलेना मुसलसल खामोश है। चंद रस्मी अल्फाज के सिवा उसने और कोई लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला। हो सकता है इसकी वजह सौतेली माँ हो जो बहुत पुरस्रार और जॉन क्रिस्टोफर पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी नजर आ रही थी। आखिरकार गाड़ियाँ महावीर जगत चौहान की शानदार हवेली के बड़े फाटक से अंदर दाखिल हो गईं। जगत चौहान के अहले खाना ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शेरॉक बहुत खुश नजर आ रही थी। वह हिंदुस्तानी औरतों से बड़े प्यार और मोहब्बत से मिली। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए जो कमरे तैयार किए गए थे वो उन्हें बहुत पसंद आए। जॉन क्रिस्टोफर और उसकी बीवी को अलग कमरा दिया गया और मेलिना के लिए बराबर का एक दूसरा कमरा तैयार कराया गया। ये लोग कमरे में मुंतकिल हुए तो भगत राय और जगत चौहान अपने कमरों में चले गए। तय किया गया था कि जॉन क्रिस्टोफर और उसकी बीवी और बेटी सफ़र की थकन दूर कर लें तो उसके बाद नशिस्त होगी। दूसरे कमरे में पहुंचकर भगत राय ने कहा, वैसे तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हर तरह से काबिल कदर हैं, लेकिन कुछ पुरस्रार बातें महसूस हो रही हैं। मसलन जॉन क्रिस्टोफर की सेहत जो हैरत अंगेज़ तौर पर काफ़ी ख़राब हो गई है, उसकी बीवी शेरॉक की पुरस्रार शक्ल और पुरस्रार अंदाज, और बेटी की खामोशी। मेलिना की खामोशी तो इस वजह से हो सकती है कि वो अपनी सौतेली माँ से ना खुश हो। बाकी रही उस स्पेनिश औरत की फितरत, तो उसमें कुछ पुरस्रार बातें ज़रूर हैं। जॉन क्रिस्टोफर के कहने के मुताबिक वो पुरस्रार अलूम से दिलचस्पी रखती है और किसी स्पेनिश जादूगर से ये पुरस्रार अलूम सीख भी रही है। चेहरे से आम औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ नजर आती है, मगर उसके मिलने जुलने का अंदाज बहुत पुरखुलूस है। जॉन क्रिस्टोफर की सेहत और उसका बुझा बुझा सा अंदाज बताता है कि वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। शेरॉक ने थोड़े ही आराम करने के बाद एक मुलाजिम के जरिए पैगाम भेजा कि वो जगत चौहान से मिलना चाहती है। जगत चौहान ने भगत राय को साथ लिया और खुद जॉन क्रिस्टोफर के कमरे में पहुंच गया। रस्मी बातों के बाद उसने कहा, मैं तो इसलिए आपसे दूर हट गया था कि आप लोग सफ़र करके आए हैं। थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम बनाएं। हम जहाज़ में आए हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं थके। मैं तो क्रिस्टोफर से एक मुतालबा कर रही हूँ जो अब मैं बराह रास्त तुमसे करना चाहती हूँ। हाँ बताइए। मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारे इस इलाके में ये मेला लगा है, मेरा भी मेले में कैंप लगवा दिया जाए। ऐसे किसी कैंप में क्या मेरे लिए इंतहाई दिलकश होगा। मैं मुकामी लोगों से मिलूंगी।
इससे अच्छा मौका मुझे और कौन सा मिल सकता है। काश मुझे पहले से मालूम होता तो मैं उस वक्त यहाँ पहुँच गई होती जब ये मेला लगाया जा रहा था। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत दिलकश है। आपका किसी कैंप में रहना हमारे लिए बड़ी शर्म का बायस होगा मिसेस शेरॉक। हाँ, आप इस मेले की तफरीहात में बराबर की शरीक होंगी। जब तक आपका दिल चाहे वहाँ रहें, लेकिन क्याम के लिए ये मेरी एक दरख्वास्त है। आप प्लीज़ मुझे इसका मौका दें। ऐसे कैंप में रहना मेरे लिए बड़ी दिलकशी का बायस होगा। जॉन क्रिस्टोफर आपके दोस्त हैं। मैं बिल्कुल ये मुतालबा नहीं करूंगी कि ये मेरे साथ रहें। बस मुझे वहाँ मेले में तनहा छोड़ दिया जाए। और अगर आपने मेरी ये दरख्वास्त ना मानी तो मैं रूपोश हो जाऊंगी वहाँ जहाँ ये मेला लगा हुआ है। जगत चौहान ने जॉन क्रिस्टोफर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। उसने कहा, अगर यह आसानी से मुमकिन हो सके मिस्टर चौहान तो आप बराह करम ये कर दीजिए। वहाँ हमें ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना होगा। जगत चौहान ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ एक अच्छे खैमे की ज़रूरत है। सिक्योरिटी का वहाँ बिल्कुल कोई गुजर नहीं होना चाहिए। ये भी मेरी एक दरख्वास्त है। हम आपका एहतराम करते हैं और आप मुतमईन रहें, सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कर दिया जाएगा। शेरॉक ने बड़ी खुशी का इजहार किया। बात इतनी मुश्किल नहीं थी। चुनाचे जगत चौहान ने अपने खास आदमी को हदायत कर दी और एक इंतहाई पुरफजा जगह एक आलीशान खैमा लगवा दिया गया। मुलाजमों वगैरह की पेशकश की गई तो शेरॉक ने माजरत करते हुए कहा, नहीं प्लीज़, अगर ये सारा एहतमाम किया गया तो फिर अकेले रहने का फ़ायदा क्या। मैं वहाँ बिल्कुल तन्हा रहना चाहती हूँ। उसकी ज़िद को पसंद न किया गया, लेकिन उसकी ख्वाहिश की तकमील की गई। शेरॉक उसी शाम खैमे में मुंतकिल हो गई। उसने जॉन क्रिस्टोफर को भी अपने साथ ले जाना पसंद नहीं किया। अलबत्ता सबको ये बात बहुत अजीब लगी और उन्होंने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया कि शेरॉक जॉन क्रिस्टोफर को ज़रा भी खातिर में नहीं लाती। उनके दिलों में बहुत सी बातें थीं, लेकिन फ़ौरन ही सब कुछ मालूम नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता रात को डिनर के बाद जॉन क्रिस्टोफर ने खुद ही कहा, एक लिहाज से यह बहुत अच्छा हुआ कि वो हमारे साथ नहीं और हम खुलकर बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा मजाक ना उड़ाओ कि मैंने ये शादी क्या सोचकर की और उसके बाद क्या ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जॉन क्रिस्टोफर ने खुद ही इस गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया, जिसके ख्वाहिशमंद ये दोनों दोस्त थे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, यह बात तुम्हारे इल्म में है कि मेरी बीवी एल्सा अचानक मौत का शिकार हो गई। मैं एल्सा से मोहब्बत करता था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। हम लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हालांकि मैं ज़्यादातर मुहिम जुई में मसरूफ़ रहता, लेकिन ये भी तुम लोग जानते हो कि वो मेरे साथ उन मुहिमात में शरीक हुआ करती थी और मेलेना भी। फिर तकदीर ने एल्सा मुझसे छीन ली। मैं और मेलेना बड़ी दुखी ज़िंदगी गुजारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों इस गम को सहने के आदी हो गए। मेरी कोई भी तफरीह होती, मेलेना मेरे साथ हुआ करती, लेकिन एक रात हम दोनों की तफरीहात अलहदा अलहदा हो गईं। मेलेना को अपने किसी दोस्त की बर्थडे में जाना पड़ा और मैं मामूल के मुताबिक एरोज क्लब पहुंच गया, जहां मैं हर दूसरे तीसरे दिन जाता रहता था और मेलेना भी मेरे साथ हुआ करती। मैं एरोज क्लब में अपनी मेज़ पर बैठा एक मशरूब से शुगल कर रहा था कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरी पेशानी में चुभ रही हो। मैंने निगाहें उठाकर सामने देखा तो दो खूबसूरत आंखें मेरा जायजा ले रही थीं। मैंने कई बार सर को झटक कर अपने आप को उन आंखों के सैर से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे रोशनी का कोई सफ़ेद सा आला मेरे पूरे चेहरे के गिर्द फैल गया है और वो आंखें मुसलसल मेरा जायजा ले रही थीं। तब थोड़ी सी तब्दीली हुई और मुझे वो मुस्कुराते होंठ नजर आए। मैं ज़्यादा तजस्सुस पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। यह चेहरा शेरॉक का ही था, जो मुझसे कुछ फासले पर बैठी एक मशरूब में स्ट्रॉ हिला रही थी। मुझ पर सहर तारी हो चुका था। मैं उसे देखता रहा और वो मुझे देखती रही। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई आवाज़ मुझसे कह रही हो कि अगर मैं उसकी मेज़ पर आना चाहूँ तो आ जाऊँ। और आप लोग यकीन करें, मैं मशीनी अंदाज में खड़ा हुआ। इस तरह उठने या उसके पास जाने में मेरी कुव्वत इरादी को कोई दखल नहीं था। बस मेरे कदम उसकी जानिब बढ़े और मैं उसकी मेज़ के करीब पहुंच गया। बैठिए मिस्टर क्रिस्टोफर, उसकी आवाज़ उभरी और अचानक ही जैसे मुझे होश आ गया, मैंने मुतवाहश निगाहों से इधर उधर देखा और फिर बेख्तियार कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मेरे ऊपर एक बुखलाहट सी सवार थी। मैंने कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ मैडम। बस बेख्तियार सा होकर यहाँ तक आ गया और आपकी इजाज़त लिए बगैर बैठ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने खुद आपको यहाँ आने और अपने सामने बैठने की दावत दी है। बेहद शुक्रिया। मुझे यूं लगा जैसे आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा हो। हाँ मिस्टर जॉन क्रिस्टोफर, मैंने आपको आपके नाम से ही पुकारा है। अच्छा, अब ये बताइए आपके लिए क्या मंगवाऊं? उसने इंतहाई खुश इखलाकी से कहा। मैं एक मशरूब ले रहा था। जो कुछ आप कर रहे थे या करते रहे हैं उसे भूल जाइए। मैं आपके लिए कुछ मंगवाती हूँ।
ये कहकर उसने वेटर को इशारा किया और एक ऑर्डर दे दिया। मैं नर्वस हो रहा था, लेकिन उसके सामने बैठकर मुझे कुछ अच्छा भी लग रहा था। आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, क्या आप अपना दाहिना हाथ मेज़ पर फैलाएंगे? उसने कहा और मैंने अपना दाहिना हाथ सीधा करके उसके सामने रख दिया। वो स्ट्रॉ निकालकर मेरे हाथ की लकीरों पर फेरने लगी, जैसे लकीरों का जायजा ले रही हो। मशरूब की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर लग गईं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, बेहतरीन जिंदगी गुजारी है आपने, दौलत भी काफ़ी आपके पास। मुहिम जुई आपकी फितरत का हिस्सा है और मुझे आपकी यही बात पसंद है। मैं खामोशी से उसका चेहरा देख रहा था, जो मुझे बेहद दिलकश लग रहा था। वो मेरे हाथ पर झुकी हुई थी। उसने नजरें झुकाए झुकाए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे ज़हन को झटका लगा। ऐसे सवाल की मुझे हरगिज तवक्को न थी। अब वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। वो दोबारा बोली, तुम्हारा जहन आज़ाद है, तुम सोच समझ सकते हो। मैं तुम्हें दौलत के बिस्तर पर सुला दूंगी। मुझसे ताउन करोगे तो कभी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। यकीन करो मेरे दोस्तों। उसके इन अल्फाज के साथ मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिमाग किसी वजन से आज़ाद हो गया हो। मैंने हैरान नजरों से उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी। बमुश्किल तमाम मैंने कहा, खातून आप कौन हैं और क्या आपने मुझसे कुछ कहा है? वही जो तुमने सुना है और जिस पर तुम हैरान हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे और हैरान ना हो? मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरे इल्म ने मुझे तुम्हारी शनाख्त कराई है और मुझे बताया है कि मेरे मकसद की तकमील में तुम मेरे मददगार साबित हो सकती हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ। मेरा नाम शहरौक है, मेरी उम्र, मगर छोड़ो, असल चीज़ उम्र नहीं होती, दिल होता है। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है और मुझे उसकी तकमील करनी है। इसमें तुम मेरे मुआविन हो सकती हो। मुझे पुरिस्रार उलूम से दिलचस्पी है, थोड़ा सा जादू भी जानती हूँ और मज़ीद जादू सीख रही हूँ। मेरा उस्ताद स्पेन में रहता है और अक्सर मुझसे मिलता रहता है। उसने मेरी रहनुमाई तुम्हारी तरफ की है। इससे ज़्यादा सच्ची बातें और कोई नहीं बता सकता। क्या तुम स्पेनिश हो? मैंने उसका चेहरा देखते हुए कहा। क्यों? तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम्हारे चेहरे से यही जाहिर होता है। खास तौर से तुम्हारी आंखें स्पेन के रहने वालों जैसी हैं। लोग यही समझते हैं, मगर ये बात काबिल गौर नहीं। मैंने तुमसे जो सवाल किया उसका जवाब दो। ये सब इतनी जल्दबाजी में नहीं होता, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जो काम ज़रूरी होता है उस पर सोचा नहीं जाता, बस उसे कर लिया जाता है। और ये काम तो करना ही है क्योंकि ज़रूरी है। और दोस्तों, ज़रूरी काम हो गया, हमारी शादी हो गई। मुझे उस वक्त पता चला जब मेलिना ने मुझसे नफरत भरे लहजे में कहा, आपने मेरा एतमाद चकनाचूर कर दिया डैडी। मैं आपकी खुशी से भला मुनहरिफ हो सकती थी, आपने मुझे अपनी शादी में भी शरीक नहीं किया। उसके अल्फाज पर मैं शशदर रह गया। शादी? पहले तो मेरे मुंह से हैरानी से निकला, फिर कुछ धुंधले धुंधले से नकूश मेरे जहन के पर्दे पर उभर आए। मुझे यूं लगा जैसे वाकई शहरौक से मेरी बाकायदा शादी हुई हो। चर्च, पादरी, मेरे दोस्त, दुल्हन के लिबास में शहरौक, ये सब कुछ हुआ था। मेलिना उस प्रोग्राम में बिल्कुल शरीक नहीं थी। सब कुछ ख्वाब जैसा था। मुकम्मल तस्दीक उस वक्त हो गई जब मैंने अपने बेडरूम से शहरौक को बाहर निकलते देखा। वो शब ख्वाबी का लिबास पहने हुए थी और चेहरे से यूं नजर आ रहा था जैसे वो इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल मुतमईन हो। वो मुस्कुराती हुई मेरे पास पहुंच गई और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे बाजू में हाथ डालती हुई बोली, कहाँ घूम रहे हो डार्लिंग? मुझे भूख लग रही है, नाश्ते के कमरे में आ जाओ। ये कहकर वो मेरा बाजू पकड़कर घसीटती हुई अंदर ले गई। मैंने कुछ फासले पर मेलिना को देखा, जिसकी आंखों में नफरत के आसार थे। नाश्ते पर वो हमारे साथ शरीक नहीं थी। साफ जाहिर था कि मेलिना शहरौक से ना खुश है। बहरहाल मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो गया। लेकिन शहरौक की यहाँ आमद मुझे नागवार नहीं गुजरी। उसके अंदाज में कोई ऐसी बात नहीं थी जो मेरे लिए नापसंदीदा होती। कोई 1 या 1.5 हफ्ते के बाद एक दिन मेलिना मुझे इस तरह मिल गई कि शहरौक आसपास मौजूद नहीं थी। मेलिना, मुझसे बात करना पसंद करोगी? कितने दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की। जी डैडी, आप खुश हैं ना? मैं खुश हूं या नहीं मेलिना, लेकिन तुम मुझे खुश नजर नहीं आती। मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? डैडी, आपने मुझे जिस तरह नजरअंदाज कर दिया, जाहिर है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन यह भी जानती हूँ कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपसे कोई शिकायत करूं। शादी आपका हक था, आपने कर ली, मगर आपने मुझे नजरअंदाज किया डैडी। मुझे इस बात का दुख है। सॉरी मेलिना। बस यूं समझ लो कि मैं अभी तक तुमसे किसी बात की वजाहत करने के काबिल नहीं हूं। मैं जानती हूं कि छुप कर किसी की बातें सुनना काबिल नफरत अमल है। आप लोग यकीन कीजिए, मैं इत्तफाक़ी तौर पर उधर निकल आई थी। मुझे आपके और मेलिना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पूरी तरह समझ में आ गई है। मैं इस वक्त मेलिना से कुछ कहना चाहती हूँ। डियर मेलिना, मैं नहीं जानती कि तुम्हें मुझसे नफरत क्यों है।
अलबत्ता ये तुम्हें ज़रूर बताना चाहती हूँ कि अपने काम से काम रखो। तुम्हें जो भी ज़रूरत हो बेशक अपने डैड से कहो। मैं तुम्हारी ज़रूरतों का रास्ता कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई अमल करने की कोशिश की तो फिर मुझे अपने अहद पर कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। अचानक शेरॉक ने अंदर आकर कहा। ठीक है, तुमने डैडी पर इस तरह कब्जा जमा है कि शायद उनके कानों तक मेरी आवाज़ भी ना पहुंचे। मेलिना इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद मेलिना ने कभी उसकी तरफ ना मेरी तरफ रुख किया। वो ना मुझसे बात करती और ना शेरॉक से। उसने अपनी दुनिया अलग ही बसा रखी है, जबकि इससे पहले हम दोनों बाप बेटी के दरमियान बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। मगर अब वो मुझसे बात करते हुए भी कतराती है। यूं हमारी जिंदगी चल रही है। लेकिन जॉन क्रिस्टोफर, तुम्हारी सेहत को क्या हुआ? हाँ, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तुम यकीन करो, अंदर से मुझे कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मेरा वजन रोज बरोज कम होता जा रहा है और मैं बहुत सी जगहों पर खुद को बेबस महसूस करने लगा हूं। भगत राय ने महावीर जगत चौहान को देखा और बोला, बड़ी अजीब सी कहानी है। जॉन क्रिस्टोफर हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन उसकी बीवी के बारे में कुछ कहते हुए जरा झिझक महसूस होती है कि कहीं जॉन क्रिस्टोफर हमारी बात का बुरा न माने। नहीं मेरे दोस्तों, जब हिंदुस्तान आने की बात हुई तो वो जैसे एकदम चौंक सी पड़ी। उसने कहा कि वो हिंदुस्तान जाएगी। वह हिंदुस्तानी रवायात से बहुत मुतासिर है और तेज तिवाड़ी के मेले को देखना चाहती है। अमूमन यही होता है कि मैं उसके किसी फैसले से इनकार नहीं कर सकता। बस दिल चाहे ना चाहे, लेकिन वही अमल शुरू हो जाता है जिसकी वो ख्वाहिशमंद होती है। मेलिना को साथ लाने में भी उसने कोई एतराज नहीं किया। मैं ये कहना चाहता था कि कहीं वो खून आशाम तो नहीं, यानी ड्रैकुला टाइप की कोई चीज। राज भगत राय ने बाकायदा जॉन क्रिस्टोफर के करीब आकर उसकी गर्दन पर दांतों के निशानात तलाश किए, लेकिन ऐसा कोई निशान उसकी गर्दन पर मौजूद नहीं था। वो अपना काम करके गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा कोई निशान नहीं। और मैंने ये काम सिर्फ मजाक में नहीं किया। मुझे शुबा है कि एक ऐसी औरत जो अजीबोगरीब शक्ल और अजीबोगरीब सिफात की मालिक है कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा निशान नहीं है। तुमने जिस जगह निशानात तलाश किए वहां वाकई कोई निशान नहीं है। लेकिन मेरे बाजुओं को देखो, ये कहकर जॉन क्रिस्टोफर ने अपनी कमीज उतार दी। उसके बाजू पर कंधे से कोई 6 इंच के फासले पर लातादाद बारीक बारीक सुरख निशानात फैले हुए थे। ये निशानात देखकर वो दंग रह गए। ये क्या है? यकीनन किसी चीज के चुभने के निशानात, और अक्सर इन निशानात के किनारों पर मैंने खून की पिपड़ियां सी महसूस की हैं, जैसे इन सुराखों से खून निकला हो। भगत राय और महावीर जगत चौहान ने काफी देर तक उन निशानात का जायजा लिया। यूं लग रहा था जैसे कंधों पर सुइयां चुभोई जाती हों और उनकी वजह से खून की बूंदें बाहर निकल आती हों। अब इन खून की बूंदों का क्या मसरफ होता है? क्या इन्हें चाटा जाता है? यार, तुम लोग मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे यकीन है कि वो ड्रैकुला नहीं। ये अलग बात है कि ये उसका कोई जादुई अमल हो, यानी इस तरह मेरे बाजू पर सुइयां चुभोकर उनसे खून की बूंदें हासिल की जाती हों और उनका कोई मसरफ हो। क्या तुमने कभी होशो हवास के आलम में ऐसी कोई बात महसूस की है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी कमजोरी को इन निशानात से मुंसलिक करोगे तो मैं तरदीद नहीं करूंगा। काफी देर तक ये दोनों जॉन क्रिस्टोफर से बात करते रहे और वो उस औरत की पूरी इसरारियत के कायल हो गए। बल्कि महावीर जगत चौहान ने कहा, यार एक बात बताओ, क्या ये यहाँ हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है? क्रिस्टोफर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक ही भगत राय ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इसने अपने किसी स्पेनिशी जादूगर उस्ताद का तज़किरा किया था। क्या तुमने ऐसे किसी शख्स को देखा? मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैंने कभी ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा, लेकिन बारहा मुझे शेरॉक के कमरे से किसी मर्द के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। शेरॉक की आवाज़ भी उसमें शामिल होती थी। वो अल्फाज आज तक मेरी समझ में नहीं आए। पता नहीं क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं ये लोग, शायद स्पेनिश, जो मुझे नहीं आती। लेकिन वो नादीदा वजूद आज तक मेरी निगाहों में नहीं आया। महावीर जगत चौहान ने परेशान होते हुए कहा, यार डर लगने लगा है, बेहतर है कि मैडम वहीं खेमे में रहें। जॉन क्रिस्टोफर ने अफसोस भरी निगाहों से महावीर को देखा, फिर बोला, तुम्हारा सोचना बजा है, लेकिन मेरे दोस्त मैं उसके ईमा पर यहाँ आया हूँ। तुम्हारे जहन में अगर उसे यहाँ से भगाने की कोई तरकीब हो तो यकीन करो, जब तुम उस तरकीब का इस्तेमाल करोगे तो मैं ज़रा बराबर इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैं खुद भी उसे किसी ऐसी जगह नहीं रखना चाहता जहाँ किसी के लिए कोई खतरा हो, मगर उसका अंदाज़े गुफ्तगू तो बड़ा ही दिलकश और दिलनशी है। बल्कि मेरी मिसेज तो खास तौर पर उसकी तारीफ कर रही थी कि बहुत ही नरमखू औरत है, महावीर ने कहा। और वो लोग पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। इसके बाद किसी ने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन यह तफसील बड़ी अजीब थी। इन लोगों को जानकर क्रिस्टोफर से हमदर्दी हो गई। इसके साथ साथ एक हल्का सा खौफ का एहसास भी दिल में बेदार हो गया। एक दिन महावीर जगत चौहान ने अपनी बीवी और बेटी समीता से पूछा, हमारे नए मेहमान तुम लोगों को कैसे लगे? डैडी, मेलिना से तो 2 बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली हो गई है।
अब वो काफ़ी बुझी बुझी सी रहती है। तुमने इसकी वजह नहीं पूछी? जगत चौहान ने बेटी से सवाल किया। नहीं, अभी तक मौका भी नहीं मिला। मैंने कहा ना पिताजी, अभी मुझे उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिला। असल में मैं चाहता हूँ कि मेलिना से उसकी सौतेली माँ से मुतल्लिक मालूमात हासिल की जाएं। वो बहुत अजीब सी औरत लगी है मुझे। हालांकि बड़ी अच्छी तरह बात करती है और उसके लहजे में ऐसा मीठा और ऐसा प्यार होता है कि मन उसमें उलझ जाए। पर वो तो यहाँ रुकी भी नहीं, वापस आ जाएगी। असल में इन गैर मुल्कियों को हमारे यहाँ के मेलों ठीलों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। वो उसी में मगन है। तेज दिवाड़ी का मेला 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। वैसे समीता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेलिना से उसके बारे में मालूमात हासिल करो। मैं कोशिश करती हूँ पिताजी। और फिर मौका मिलते ही समीता ने मेलिना को जा लिया। वो बोली, हालांकि हम अजनबी नहीं हैं मेलिना, लेकिन मुआफ़ करना, इस बार मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अजनबियत सी है। क्या तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो या हमसे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं डियर समीता, तुम लोग तो ऐसे स्वीट हो कि दिल चाहता है तुम्हारे साथ एक लंबा अरसा गुजारा जाए। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरा ख्याल है एक मुहिम तैयार हो रही है। लाजमी बात है कि डैडी मुझे उस मुहिम में शरीक रखेंगे। समीता, पहले भी हम 2 बार मुहिमात में हिस्सा ले चुके हैं, तुम्हें याद है पिछली? हाँ मुझे याद है, मगर यह भी याद है कि पिछली बार तुम्हारा रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, बल्कि बाद में तुम्हारी तरफ से बातचीत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। सॉरी, इसकी कुछ वजूहात थीं जो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। मुझसे मेरे पिताजी ने किसी मुहिम के बारे में कोई तज़किरा नहीं किया। शायद अंकल जगत चौहान को भी अभी उस मुहिम के बारे में इल्म नहीं। डैड ज़रूर जगत अंकल से बात करेंगे। कि अंकल क्रिस्टोफर ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है? नहीं, मैं दरअसल मैडम शेरॉक की कुछ बातों से अंदाज़ा लगा सकी हूँ। क्या वो अंकल जॉन क्रिस्टोफर से इस बारे में कुछ कह रही थी? समीता ने उसे कुरीदने की कोशिश की। अंकल जॉन क्रिस्टोफर से नहीं, बल्कि एक दिन वो टेलीफोन पर कुछ लोगों से बात कर रही थी और कह रही थी कि हिमालय की तराइयों में बेशुमार पुरस्कार वाक़यात बिखरे पड़े हैं। चुनाचे लोग तैयार रहें, उन्हें मामूल के मुताबिक मैडम शेरॉक के साथ जाना होगा। मैडम शेरॉक? तो क्या तुम आंटी शेरॉक को मामा वगैरह नहीं कहती? मेलिना के चेहरे पर नफरत के आसार फैल गए। डैडी अगर मेरी गर्दन पर छुरी भी फेर दें तब भी मैं उस डायन को मामा नहीं कहूंगी। डायन? तुमने उसे गौर से नहीं देखा? वो जादूगरनी है और उसने डैडी पर जादू करके अपने कब्जे में किया है। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुमने मेरे अंदर बड़ा तजस्सुस जगा दिया है मेलिना। बराहे करम मुझे अपना दोस्त समझो और थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताओ। मेलिना के चेहरे से यूं लगा जैसे वो खुद भी अपने दिल का राज खोलना चाहती हो और उसके अंदर बहुत सारा गुबार भरा हुआ हो। कुछ लम्हे वो खामोश रही, फिर बोली, मम्मी की मौत के बाद मैं और डैडी गहरे दोस्त बन गए थे। इतने गहरे दोस्त के डैडी मेरे बगैर एक लम्हा रहना पसंद नहीं करते थे। हम हर जगह साथ हुआ करते। ऐसे बहुत कम मौके आए जब मैं और डैडी अलग रहे। अलबत्ता एक ऐसे ही मौका पर मुझसे गलती हो गई, मैंने डैडी को अकेला छोड़ दिया। हालांकि ऐसी कोई खास बात नहीं थी। डैडी अपने कारोबारी अमूर के लिए बाहर भी रहते थे। एक रात जबकि मैं अपने एक प्रोग्राम में शरीक थी और डैडी क्लब गए हुए थे, वहां से वापसी के बाद सूरत हाल एकदम बदल गई। शेरॉक ने हमारे यहाँ आना जाना शुरू कर दिया और एक दिन डैडी ने मुझे बताया कि उन्होंने शेरॉक से शादी कर ली है। लेकिन तुम यकीन करो, मुझे यूं लगा जैसे डैडी को खुद भी उस शादी के बारे में कुछ मालूम ना हो। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था डियर। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, वो जादूगरनी है और अक्सर मैंने उसे पुरस्कार कामों में मसरूफ देखा है। वो तरह तरह के अमल करती रहती है। वैसे भी तुमने देखा होगा कि उसकी आंखों में सहर है। समीता ने कुछ खोंटों पर जुबान फेरी और बोली, तुम्हारे साथ उसका रवैया कैसा है? बस एक बार उसने मुझे देखकर कहा था कि मेलिना, खबरदार मेरे बारे में किसी गलत अंदाज में मत सोचना, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। तुम जॉन क्रिस्टोफर की बेटी हो, बेटी रहो। कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। मैं भी तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जितना चाहो खर्च करो, जहां चाहो जाओ, घूमो फिरो, लेकिन मेरी टो में मत रहना, वरना मेरे गिर्द फैली हुई पुरस्कार कुव्वतें तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगी। तो मुझसे कोई शिकायत मत करना। तुम यकीन करो समीता, उस दिन से मैं डर गई हूँ। मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह नफरत है, क्योंकि मैं ये बात भी जानती हूँ कि डैडी उसके हाथों में खिलौना बने हुए हैं। वो उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हैरान रहते हैं कि वो कौन है और किस तरह उनकी जिंदगी में शामिल हो गई है। क्या कभी उन्होंने इसका कोई तज़किरा किया है तुमसे? हाँ, दबे दबे अल्फाज में मेलिना ने जवाब दिया। समीता ने पूरी तफसील जगत चौहान को बता दी और जगत चौहान ने भगत राय को। तब भगत राय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम भी डर गए महाशय? क्या मतलब? जगत ने कहा, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है कि जॉन क्रिस्टोफर किसी भी वजह से सही किसी मुहिम की तैयारी कर रहा है। हम कितने अरसा से बेकार बैठे हैं। अगर कोई ऐसी दिलचस्प सूरत पैदा हो रही है तो ये खुशी की बात है।
खास तौर से इसलिए कि इस बार एक पुरस्कार किरदार भी हमारे साथ होगा। वाकई ये तो है, मैंने इस अंदाज में नहीं सोचा था। मैं तो इस पूरी सिचुएशन से लुत्फ ले रहा हूँ, मज़ा आएगा यार। और फिर एक नहीं दो अनोखे किरदार हमारे साथ होंगे, शेरॉक और सालार। सालार भी इस मुहिम में हमारे लिए दिलचस्पियां मुहैया करेगा। तुमने कुछ बातों पर गौर नहीं किया। अब मैं खान मुराद की पुरस्कार मौत पर गौर करता हूँ तो मुझे यूं लगता है जैसे इसकी वजह सालार खान भी हो सकता है। आखिर वो कौन है और वो पुरस्कार शख्स कौन था जो उसे लेकर खान मुराद के पास आया। खैर, यहाँ एक नुक्ता पैदा होता है, वो ये कि खान मुराद ने तो उसे पाला था, इस दौरान वो क्यों ना मर गया। ये भी गौर तलब बात है, भगत राय ने कहा। फिर उन्हें एक और खबर मिली जो जगत चौहान के 2 खास आदमी लाए थे। महाराज, हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम आपको सही सूरतियाल से आगाह करें। क्या बात है प्रभुदेव। भगत महाराज के साथ जो मेहमान आए हैं, वो जिन्होंने नाला अबूर करके सबको हैरान कर दिया था, अब दिन रात मांडागरी के रहने वालों को हैरान कर रही हैं। क्या मतलब? जगत ने पूछा। दिन में उन्हें जब भी मौका मिलता है वो नाले में कूद जाती हैं। वो पहले से कहीं ज्यादा दूर दूर तक उस नाले को अबूर करती हैं। ना सिर्फ अबूर करते हैं बल्कि उसको बीचों बीच रुक कर उसमें नहाते भी हैं। उन्होंने तो उसके खौफनाक बहाव की मिट्टी पलीत कर दी है। अब मांडागरी के बहुत से जवान भी नाले में उतरने के लिए पर तोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो वाकया हुआ है वो बड़ा खतरनाक है महाराज। क्या हुआ है? जगत ने चौंक कर पूछा। मेहमान ने खतरनाक नाले का खेल इतना आम बना दिया है कि पहले जो दूर से आने वाले नाले की आवाज सुनकर सहम जाते थे, अब वो नाले के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं और बड़े मामूली से अंदाज में मेहमान को नाला अबूर करते देखती हैं। मांडागरी के जवान कहते हैं कि वो किसी से कम तो नहीं है। बिला वजह उन्होंने इस नाले के बहाव से खौफजदा होना शुरू कर दिया है। बाहर का एक जवान जब नाले में कूदा तो पानी की लहरों ने उसे तिनके की तरह उछालकर अपने बहाव में लपेट लिया। वो तो मेहमान करीब मौजूद था। वो तेजी से बहाव पर बहता हुआ उस जवान के पास पहुंच गया और उसने उसे पकड़ लिया और उसे बाहर निकाल लिया। इस तरह जवान की जान बच गई, वरना वो मरने वाला 18वां जवान होता। पर महाराज, एक बात हम बता ही देते हैं कि मेहमान जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे में पहले तो 1-2 साल में एक आधी जान जाती थी, अब बड़े लोग मरने वाले हैं। वो मेहमान से पूछ रहे हैं कि आखिर वो इतनी आसानी से नाला अबूर कैसे कर लेती हैं। माय गॉड, जगत चौहान ने कहा। फिर भगत राय से मुखातिब होकर बोला, भगत राय, उसे यहीं हवेली में बुला लो। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक शानदार नौजवान है, लेकिन ये लोग भी सच कहते हैं। नौजवानों को गैरत आएगी तो वो जान देने पर तुल जाएंगे। वो लड़का तो पता नहीं क्या आशय है, लेकिन इलाके के बहुत से लोग मारे जाएंगे। मैं उसको यहाँ बुला लेता हूँ। भगत राय का पैगाम मिलते ही सालार हवेली पहुंच गया। भगत राय ने उसे कहा, हमने फैसला किया है कि तुम यहीं हवेली में रहोगे, इसलिए कि तुम हमारी इजाजत के बगैर नाले को बार बार अबूर कर रही हो। माफी चाहता हूँ भगत जी, बस मुझे वो खेल अच्छा लगा था। तुम बाहर आराम करो, तुम्हारे लिए यहीं कैंप का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, भगत राय ने कहा। और फिर उसने गर्दन झुका ली। उसे हवेली में मुलाजमों का जो रिहायशी इलाका था वहां एक जगह रहने के लिए दे दी गई और यह हदायत कर दी गई कि वो इजाजत के बगैर हवेली से बाहर न निकले। फिर दूसरा वाक्य भी हो गया। अचानक ही शेरॉक हवेली वापस पहुंच गई। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था, लेकिन उसने मुंह से कुछ न कहा। शाम को जब हवेली में मुकम्मल सन्नाटा तारी हो गया तो वो उठकर बैठ गई। जॉन क्रिस्टोफर उस वक्त जाग रहा था। क्या हुआ शेरॉक? खैर तो है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? शेरॉक के चेहरे पर एक पुरस्कार तासुर छाया हुआ था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, क्रिस्टोफर, यहाँ मैंने एक अनोखे वजूद को देखा है, उसे देखकर मैं दंग रह गई हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं उसी वजूद की तलाश में ना जाने कब से दर बदर मारी मारी फिर रही हूँ। वो मुझे यहाँ नजर आया, लेकिन इससे पहले कि मैं उस तक पहुँचती वो मेरी निगाहों से गुम हो गया है। इस वक्त यहाँ मेला लगा हुआ है। मैं उसे तलाश करने के लिए अपना इल्म भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन इतने लोगों के दरमियान उस इल्म का इस्तेमाल मुश्किल था। मैं ये सोचकर आई थी कि यहाँ हवेली में आने के बाद तुमसे इस बारे में मदद लूंगी और कहूंगी कि मेरे साथ उस शख्स की तलाश में मदद करो। लेकिन जब मैं यहाँ दाखिल हुई तो मुझे हवेली के अंदर उसकी खुशबू महसूस हुई और उसके बाद से मुसलसल मैं उसकी खुशबू महसूस कर रही हूँ। वो इसी हवेली में है और मैं अब उसे तलाश करना चाहती हूँ। मगर वो कौन है? जॉन क्रिस्टोफर ने सवाल किया। शेरॉक उसे देखने लगी। फिर उसने अजीब से अंदाज में गर्दन झटकी और बोली, लेकिन मेरा पीछा नहीं करोगे? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने जो कुछ कहा है तुमने उसे सुना। तुम मेरा पीछा नहीं करोगे? वो बोली और मसैरी से नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन जाहिर है जॉन क्रिस्टोफर इस तरह उसके इस अमल को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो भी बेआवाज बाहर निकल आया। तब उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। शेरॉक जमीन सूंघती हुई आगे बढ़ रही थी। वो चारों हाथ पांव के बल चल रही थी और उस वक्त इंतहाई भयानक लग रही थी। उसके चलने का अंदाज बड़ा गैर इंसानी सा था। रुक रुक कर वो जमीन सूंघती और उसके बाद सीधी खड़ी हो जाती,
फिर आगे बढ़कर इधर उधर देखती और उसके बाद झुककर जमीन सूंघने लगती। इस तरह वो आगे बढ़ती हुई आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां मुलाजमों की रिहाइशगाह थी। छोटे छोटे घर बने हुए थे, यहाँ खास मुलाजिम रहा करते थे। इसके बाद वो उस जगह रुक गई जहां सालार का क्याम था। वो दरवाजे के पास बैठ गई और फिर झुककर जमीन सूंघने लगी। उसके हलक से खुर खुर की आवाजें निकल रही थीं। चंद लम्हात वो जमीन सूंघती रही और इसके बाद अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसी वक्त अंदर कुछ आहटें हुई और शाहरौख ने एक तरफ छलांग लगा दी, बिल्कुल इत्तफाक से। एक ऐसा चौड़ा दरख्त यहां से कुछ फासले पर था जिसके पीछे कोई बाआसानी छुप सकता। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाला सालार ही था, जो अब इधर उधर देख रहा था। फिर उस चौड़े दरख्त की जाने बढ़ा तो अचानक ही शाहरौख इस तरह दरख्त पर चढ़ने लगी जैसे कोई गिलहरी ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ने का ये अंदाज बड़ा अजीब था। उसे किसी भी चीज पर गिरफ्त नहीं कायम करनी पड़ रही थी, बस वो सीधी ऊपर जा रही थी और काफी ऊपर जाने के बाद वो एक शाख पर रुक गई। सालार ने दरख्त के गिर्द चक्कर लगाया और इसके बाद 3-4 मिनट तक वहां खड़ा रहा और आखिरकार वहां से वापस पलट पड़ा और क्वार्टर में दाखिल होकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शाहरौख 1-2 मिनट वहीं इंतजार करती रही। काफी फासले पर खड़ा जॉन क्रिस्टोफर इस अनोखे खेल को देख रहा था। फिर शाहरौख नीचे उतरी और इसके बाद फुर्ती से दौड़ती हुई अंदरूनी हिस्से की जाने पड़ गई, लेकिन जॉन क्रिस्टोफर उससे पहले ही छलांग लगाकर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंच चुका था। और जिस वक्त शाहरौख अंदर दाखिल हुई तो वो बिस्तर पर लेटा इस तरह गहरी गहरी सांसें ले रहा था जैसे गहरी नींद सो रहा हो। शाहरौख एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। वो अपना सांस दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी। कुछ लम्हे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से बोली, उठकर बैठ जाओ। मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो और मुझे निहायत अफसोस है कि तुम आज तक मुझसे मुखलिस नहीं हुए, जबकि मेरी ज़ात से तुम्हें और ना तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा। अब अगर तुमने इस तरह सोने की अदाकारी जारी रखी तो मेरा खून खोल जाएगा। जॉन क्रिस्टोफर उठकर बैठ गया। वो कौन सी तरकीब होगी जिससे तुम्हें मुझ पर कम अज कम इस हद तक एतमाद पैदा हो जाए कि मेरी ज़ात किसी तौर तुम्हारे लिए तकलीफ दे नहीं, बल्कि यूं समझ लो कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक अमल कर रही हूं और उसकी तकमील चाहती हूं, और इसमें तुम मेरे मुआवन बनोगे, चाहे अपनी मर्जी से या मजबूरी से। क्या समझे? जॉन क्रिस्टोफर शिकस्त खुर्दा निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, सॉरी, मैं इंसान हूं, मेरे ज़हन में तजस्सुस जागना फितरी अमल है। ठीक है, मैं समझती हूँ। सुनो, मैंने तो तुमसे कभी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, बस तुम ही मुझसे मुनहरिफ रहे हो। चलो छोड़ो इन शिकवे शिकायत को, मेरा काम हो रहा है और तकदीर ने मुझे आखिरकार शदीद तरीन जद्दोजहद के बाद एक अच्छा मौका फराहम कर दिया है। मैंने जिस शख्स का तुमसे तज़किरा किया था कि वो मुझे मेले में नजर आया था, और ये वही शख्स है जिसकी मुझे तलाश है और जिस पर मुस्तकबिल में मुझे शदीद मेहनत करनी है। फिर वो गुम हो गया, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे उसकी खुशबू मिल गई। मेरे अंदर खुशबू सूंघने की सलाहियत है और मैं इससे पता लगा लेती हूँ कि मेरा मतलूबा शख्स इस वक्त कहाँ है। जॉन, वो इसी क्वार्टर में है। वो कौन है ये तुम मुझे बताओगे? तुमने वो क्वार्टर अपनी आंखों से देखा है जहां मैं जाकर रुकी थी। दरख्त पर चढ़कर अपने आप को रूपोश करना पड़ा। तुम्हें उससे क्या दिलचस्पी है? वो एक ऐसा पुरस्कार वजूद है जिसकी कहानी मुझे मालूम करनी है, और यूं समझ लो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। अब तुम मुझे उसके बारे में बताओ। जॉन क्रिस्टोफर ने एक गहरी सांस ली और बोला, उसका नाम सालार है। वह भमीरी नामी एक बस्ती में रहता है और भमीरी के रईस भगत राय के साथ यहाँ आया है। उसने जगत चौहान के इजाद करदा एक अजीबोगरीब खेल को तमाशा बनाकर रख दिया है। जॉन क्रिस्टोफर निहायत एहतियात के साथ शाहरौख को तफसील बताने लगा। उसने खान मुराद या सालार खान के बारे में कोई बात नहीं बताई। इस शख्स से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे जिसका नाम भगत राय है, यानी वो जो किसी और इलाके से यहाँ आया है? कई मुहिमात में हम लोग साथ रहे हैं। नहीं, मैं ये मालूम करना चाहती थी कि वो नौजवान लड़का जिसका नाम तुमने सालार बताया है, वो भगत राय के पास कब से है और वो उसके बारे में क्या जानता है? नहीं, मेरी भगत राय से इतनी गहरी दोस्ती नहीं है कि मैं उसके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करूं। मैं एक और सवाल करना चाहती हूं, तुम भगत राय के साथ पहले भी मुहिमात में शरीक रहे हो? हाँ, कई बार। क्या उन मुहिमात में वो लड़का इसके साथ होता था? कभी नहीं, मैंने इसे पहली बार देखा है, जॉन क्रिस्टोफर ने जवाब दिया। अच्छा, तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत रही भी है तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ इतना ताउन करूंगी कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, लेकिन तुम्हें मेरे एक मंसूबे पर अमल करना है और यह अमल सिर्फ तुम ही कर सकते हो, जो इंतहाई ज़रूरी है। जॉन सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा तो वो बोली, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताती हूँ। ये कहकर वो बहुत देर तक जॉन क्रिस्टोफर को सरगोशियों के अंदाज में कुछ बताती रही। जॉन क्रिस्टोफर के चेहरे पर उलझन के से आसार थे। और तुम्हें यह सब कुछ ज़रूर करना है, उसने थके थके लहजे में कहा। जॉन,
ये सब बहुत ज़रूरी है। समझ लो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है। मुझे एक बात का जवाब दो शेरॉक, क्या वाकई तुम इसी नौजवान की तलाश में थी? अगर कोई गलत फहमी हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। हाँ, मैं इसी की तलाश में थी और तुम अब वही करोगे जो मैं तुमसे कह रही हूँ, उसमें कोई तब्दीली ना हो। बल्कि उन्हें किसी भी तरह इस बात पर आमादा करो कि यहाँ से वो मुहिम के लिए तैयार हो जाएं। मगर सुनो, ये तो तुम मुझे 1-2 बार बता चुके हो कि उन दोनों को भी हीरों और दफीनों की तलाश है। अच्छा ठहरो, तुम्हें एक मंसूबा देती हूँ, तुम उस पर काम करना। शेरॉक ने कहा और इसके बाद वो अपनी जगह से उठकर अपने सामान में से कुछ निकालने लगी। उसने सामान से एक चमड़े की डायरी निकाली और उसके एक सफ़े को खोलकर जॉन क्रिस्टोफर के सामने बैठ गई और उसे कुछ समझाती रही। जॉन क्रिस्टोफर थोड़ी देर तक तो उकताया उकताया सा रहा, लेकिन शायद उस डायरी में कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिलचस्पियों को जगा दिया और अब उसका चेहरा खिल उठा। सुनो मेरी बात सुनो, यह तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारी मुहिमाती ज़िंदगी में भी बहुत से वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन जो कुछ तुमने बताया है, अगर ये सच है तो बहुत दिलचस्प है। और तुम एक बात जानते हो कि जब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बता रही हूँ तब तुम खुद सोच सकती हो कि मैं तुमसे सच ही बोलूँगी। जॉन क्रिस्टोफर पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। जॉन क्रिस्टोफर का ताल्लुक उस नस्ल से था जो बहुत सोच समझकर फैसले करती है। इन लोगों को शेरॉक की हकीकत बताना भी बहुत ज़रूरी था और बेशक उसने जो कुछ बताया था उसमें झूठ नहीं था। वो खुद भी शेरॉक से गैर मुतमईन था और जानता था कि जगत चौहान और भगत राय भी उसके लिए मुतजस्सिस रहेंगे, इसलिए उन्हें सब कुछ बताना ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त शेरॉक ने बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अख्तियार किया और उसे एक ऐसा राज बताया जो जॉन क्रिस्टोफर के लिए काफ़ी दिलचस्प और मुनाफे बख्श था। कुछ पुरस्कार वाक़यात भी हुए थे, जैसे सालार की अनोखी शख्सियत, जिसकी मज़ीद तस्दीक शेरॉक ने कर दी। सालार हकीकतन एक अनोखा वजूद था, लेकिन फ़ौरन ही शेरॉक को उसके बारे में बताकर भी वह इन लोगों का एतमाद नहीं खोना चाहता था और ना ही अब वो शेरॉक के मंसूबे के बारे में उन्हें पूरी सच्चाई से सब कुछ बताना चाहता था। उसने एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। वो दरअसल आहिस्ता आहिस्ता सारे राजों का इंकशाफ करना चाहता था। ये तमाम फैसले उसने रात भर में किए। बिलाखिर तेज तिवाड़ी के मेले का आखिरी दिन आ गया। इख्तिताम तकरीबात हुई, तकरीबात ख़त्म हुई, इनामात तकसीम किए गए, आतिशबाजी के मुजाहरे हुए। शेरॉक ही नहीं, मलीना ने भी इस तकरीब से खूब लुत्फ उठाया। सालार भी एक हीरो की हैसियत से तकरीब में शरीक था, बल्कि इस बार इस खूनी नाले को शिकस्त हुई थी और सालार को बड़े इनाम से नवाजा गया। मैलिना ने पहली बार सालार को देखा और उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो उसे देखती रही, फिर बिल्कुल इत्तफाक से उसकी निगाह शेरॉक की तरफ उठ गई और उसने महसूस किया कि शेरॉक किसी भूखी बिल्ली की तरह उसे घूरे जा रही थी। मैलिना को उसकी ये कैफियत बुरी लगी। उसने समीता को इस तरफ मुतवज्जा किया। समीता, इस जवान ने यह भयानक नाला अबूर किया था। वह वाकई नाम का मुस्तहिक है। सालार है उसका नाम। चाचा भगत राय के साथ भमीरी से आया है। अरे वाह, हवेली में तो कभी नहीं देखा। पहले हवेली में नहीं रहता था, अब मैंने इसे नौकरों के क्वार्टर में देखा है। समीता ने जवाब दिया। नौकरों के क्वार्टर में क्यों? वह भगत राय चाचा का नौकर है। शक्ल सूरत से तो वो किसी रियासत का राजकुमार लगता है। बात खत्म हो गई, वक्त गुजरता रहा। तीसरे दिन जॉन क्रिस्टोफर ने अपने काम का आगाज कर दिया। तुम लोगों ने शेरॉक पर कोई खास गौर नहीं किया। वो तुम्हारी बीवी है क्रिस्टोफर, हम इस रिश्ते से सिर्फ उसका एहतराम कर सकती हैं, जगत चौहान ने कहा। मगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ फिर? और तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने किसी पुरस्कार अमल के जेरे तहत उससे शादी की है। तुमने मेरी सेहत और मेरे शानों पर वो सुराख भी देखे हैं जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। क्या तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है? जो कहना चाहते हो खुलकर कहो जॉन क्रिस्टोफर, इस बार भगत राय ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? जॉन क्रिस्टोफर गर्दन झुकाकर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर भारी लहजे में बोला। यहाँ आकर उसने मुझे एक कहानी सुनाई है और पहली बार अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो जहन से निकलती नहीं, लेकिन जिस अंदाज में उसने पूरी तफसील बताई है उस पर सोचना भी पड़ रहा है। क्या तुम हमें वो तफसील बता सकते हो? हाँ मेरे दोस्तों, मैं ऐसा ना कर पाता अगर वो मुझे इसकी इजाज़त ना देती, लेकिन उसने न जाने किस जज्बे के तहत मुझे ये सब कुछ बताया। यहाँ आने से पहले मैंने उसे तुम लोगों के बारे में बता दिया था और कहा था कि मेरी तुमसे मुलाकात मुहिमात के सिलसिले में ही है। मैंने महसूस किया कि वो यहाँ आने के लिए बेचैन हो गई थी और फिर उसने मुझे बताया कि वो यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने नहीं आई, बल्कि उसका अपना एक मकसद भी है जो यहाँ आकर उसे पूरा होता नजर आ रहा है। और तुम वो वाहिद हस्तियाँ हो जिसकी उसे तलाश थी। उसने मुझसे सवाल किया कि अगर मैं बहुत सी दौलत और बहुत से हीरे हासिल करना चाहूँ तो क्या उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और क्या मैं अपने मुहिम जो दोस्तों को भी इसके लिए तैयार कर सकूंगा।
वो कहती है कि अगर तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, एक शानदार एडवेंचर तुम्हारे लिए मौजूद है। भगत राय और जगत चौहान की आंखों की तेज रोशनी बताती थी कि उन्हें ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प लग रही है। जगत चौहान ने कहा, भगवान जानता है कि मैंने अपने नवादरात में से कभी एक दमड़ी की कोई चीज फरोख्त नहीं की। भगवान की दया से मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पेश आई। लेकिन ऐसी चीजों का हसूल मेरी और भगत राय की जबरदस्त आरजू रही है और हमने कभी किसी ऐसे मौके को नहीं छोड़ा जहां हमें इस तरह के एडवेंचर का मौका मिल सके। मुझे इस बात का अंदाजा है और इसीलिए मैंने शरौक से कहना था कि मेरा ख्याल है मेरे दोस्त इस काम के लिए खुश दिली से तैयार हो जाएंगे। वो कहने लगी कि अगर वो इस काम के लिए तैयार हो जाएं तो इस मुहिम का फौरन आगाज किया जा सकता है। हमें इसके लिए जाना कहाँ होगा? फूला खानचन से एक लंबा रास्ता तय करके उसकी तराइयों में एक कबीले तक जिसका कोई नाम नहीं। फूला खानचन हिमालय की वो चोटी है जो अभी तक सर नहीं हुई। हाँ, लेकिन हमें चोटियां सर नहीं करनी होंगी, हमें हिमालय के दामन में ही सफर करना होगा, फूला खानचन की चोटी के आसपास। गुड। अब एक सवाल जो बुनियादी हैसियत रखता है वो ये कि शेरॉक वहां क्यों जाना चाहती है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बात उस नामालूम कबीले की है जिसे हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उस कबीले का कोई नाम नहीं है। शेरॉक खुद को उस कबीले का बताती है। ओह वेरी गुड। और वो कहती है कि वो उस कबीले की देवी है। देवी? हाँ, कबीला उसे पूछता है। बड़ी अजीबोगरीब और दिलचस्प कहानी सुनाई है उसने इस सिलसिले में। उसका कहना है कि उसका बाप नस्लन मंगोल था, बहुत बहादुर, बहुत ताकतवर और बहुत ही जंगजू। किसी तरह वो दरिया मस्तोंग में बहता हुआ इस कबीले तक जा पहुंचा। वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कबीले के रस्म रिवाज के मुताबिक जब एक स्वयंवर रचाया गया तो कबीले की नई शहजादी ने वरमाला उसके गर्दन में डाल दी। इस तरह उसकी न सिर्फ जान बच गई बल्कि वो वहां की मुअज़्ज़ज़ हस्तियों में शुमार होने लगी। कबीले के अजीबोगरीब रसूम और रिवाज हैं। वहां जादूगरों का राज है और जादूगर ही सारे फैसले करते हैं। शेरॉक उस लड़की की औलाद है जिसे मंगोल कैदी के साथ ब्याह दिया गया। शेरॉक जुड़वां पैदा हुई। उसकी बहन का नाम शराका था। जादूगरों ने फैसला किया कि जुड़वां लड़कियां कबीले पर नहूसत ला सकती हैं और उन्हें उस वक्त तक कबीले का हुक्मरान नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उनमें से एक लड़की को कत्ल न कर दिया जाए। कुरानदाजी हुई और फैसला शेरॉक के खिलाफ निकला। जादूगरों ने उसके कत्ल के अहकामात दे दिए और उसे कुछ लोगों के हवाले कर दिया और कहा कि वो उसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दें। शेरॉक की मां ने बड़ा एहतजाज किया लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। एक बच्ची वहीं रह गई और शेरॉक को वो लोग कत्ल करने ले गए। लेकिन जो लोग उसे कत्ल करने ले गए थे उनके दिल में उस बच्ची को देखकर रहम आ गया और वो उसे लेकर दूर दराज की आबादी में पहुंच गई। उन्होंने एक जगह रिहाइश इख्तियार की और मेहनत मजदूरी करके शेरॉक को परवान चढ़ाने लगे। उधर शराका मुस्तकबिल की मलका की हैसियत से परवान चढ़ रही थी। कबीले वाले शेरॉक को भूल गई। फिर अचानक शराका का इंतकाल हो गया और कबीले वाले परेशान हो गए। मगर जादूगरों ने इसका हल तलाश कर लिया। उन्होंने एक और लड़की मुंतखब की और आम लोगों को कानो कान खबर न होने दी कि शराका मर चुकी है। उन्होंने उस लड़की को शराका का नाम दिया और मुस्तकबिल में उसे कबीले की मलका बनाने का फैसला किया। और अब वो नकली लड़की शराका बनकर उस कबीले पर हुक्मरानी कर रही है। यह है शेरॉक की कहानी। वो सब गहरी सोच में डूब गए। फिर भगत राय ने सवाल किया, शेरॉक बचपन से वहां से निकल गई थी, फिर उसे बाद की कहानी कैसे मालूम हुई? अपने पुरिसरार अलूम से। तुम खुद देख चुके हो कि वो पुरिसरार अलूम के माहिर है और ये अलूम उसे विरसे में मिले हैं, यानी उसके खमीर में शामिल हैं। उसने अपनी ज़ात में पोशीदा इन अलूम से वाकफियत हासिल की और इन्हें आगे बढ़ाया। इसी दौरान उसकी इस हैसियत से वाकिफ होकर एक स्पेनिश जादूगर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया और उसने उसे अपनी शागिर्दी में ले लिया। उस जादूगर ने पेशगोई की है कि आखिरकार शेरॉक उस कबीले की मलका बनेगी और अब शेरॉक अपने आबाई कबीले में जाने का अज़्म रखती है। आप लोगों की शख्सियत से वाकिफ होकर वह इस बात की ख्वाहिशमंद है कि आप एक मुहिम तरतीब दें और उसे उसके कबीले तक ले जाकर उसे उसका हक दिलाएं, गोया जादूगरों से जंग करें। जगत चौहान ने मुस्कुरा कर कहा, वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो ही उन्हें मालूम होगा कि वो शराका की दूसरी बहन शेरॉक है वो उसे सर पर बिठा लेंगे। वो कहती है कि इसके एवज वो हमें दुनिया के कीमती हीरों के अंबार देगी और हम दुनिया भर में मकबूल हो जाएंगे। तुम क्या कहते हो जॉन क्रिस्टोफर? भगत राय ने कहा। पहले मैं इसे बेजार था लेकिन इस दास्तान को सुनकर मेरी हिस्से मुहिम जुई जाग उठी है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? हमें सोचने का मौका दो। जरूर। तन्हाई मिली तो जॉन क्रिस्टोफर ने शेरॉक को सूरत-ए-हाल बताई और वो मुस्कुराने लगी। मेरा इल्म कहता है कि वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन शेरॉक, क्या ये कहानी सच्ची है जो तुमने उन तक पहुंचाई है? नहीं, शेरॉक ने जवाब दिया। जॉन क्रिस्टोफर जो जवाब सुनना चाहता था, शेरॉक का जवाब उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो चौंक पड़ा और उसने हैरान निगाहों से शेरॉक को देखा। मतलब, यानी वो कहानी जो तुमने सुनाई है। जॉन क्रिस्टोफर, तुम एक ज़हीन इंसान हो।
लेकिन बाज़ औक़ात तुम ऐसी अहमकाना बातें करने लगते हो कि मैं उलझ जाती हूँ। क्रिस्टोफर, मैंने तुम्हारा इंतखाब एक अच्छे साथी और एक ताकतवर शख्स की हैसियत से किया है। तुम्हें अपने बारे में यह भी नहीं मालूम कि मैंने कितनी मेहनत की है तुम पर। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि ये कहानी सच है या झूठ? मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम मसले को अगर तुम एक बार भी झूठ कहो तो मेरे लिए दुख की बात है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि आज तक तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंची है या तुम्हारी बेटी मेलेना को। हालांकि तुम्हें खुद भी इस बात का अंदाज़ा है कि मेलेना मुझसे बेपनाह नफरत करती है। मैं अगर चाहती तो अपने इल्म के ज़रिए तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत डालकर उसे अपने रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरी ज़ात से आइंदा भी कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंचेगी। तुमने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली, ये नहीं बताया कि ये कहानी सच है कि नहीं। शट अप, अब इसके बाद मुझसे ये सवाल मत करना। शेरॉक को वाकई गुस्सा आ गया। खासी देर तक वो खामोश रही, फिर बोली, और तुम मुहिम जुओं के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो दरिया मस्तूम के वो हीरे हैं, जो एक ऐसी जगह महफूज हैं कि तेज़ पानी का बहाव भी उन्हें वहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हारे मुंह उन हीरों से भर दूंगी। जॉन क्रिस्टोफर की रगे ज़राफत भड़क उठी। उसने कहा, अरे तुमने ऐसा किया डार्लिंग तो भला हम में से कौन जिंदा बचेगा? उनमें से एक आध हीरा हमारे पेट में भी चला जाएगा और बस। नहीं क्रिस्टोफर, इस वक्त मजाक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत अजीब है, बहुत ही अजीब। मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमने उन लोगों को क्या वाकयात सुनाए हैं? मैंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम उनके कानों तक पहुंचाना चाहती थी। उनका रद्द-ए-अमल क्या है और उन्होंने सोचने की गुंजाइश क्यों तलब की है? हालांकि उन्हें उसी लम्हे अपनी तैयारी का इजहार कर देना चाहिए था। वो इस मुहिम के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा ख्याल है बहुत जल्द वो बराह रास्त तुमसे रब्ता करेंगे। लेकिन शेरॉक, जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है वो बहुत अजीब है और जहां तक तुमने सालार का तज़किरा किया है वो भी बड़ी अनोखी बात है। आखिर उस नौजवान लड़के का तुम्हारी जिंदगी के इन वाकयात से क्या ताल्लुक है? अचानक ही शेरॉक की नाक के नथने फूलने पिचकने लगे और फिर उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उन सुर्ख आंखों से आंसू बहने लगे। जॉन क्रिस्टोफर ने उसकी इस कैफियत को पहली बार देखा। आज तक उसने कभी शेरॉक को रोते हुए नहीं देखा था। उसकी आवाज़ उभरी, तुम सालार के बारे में जानना चाहते हो? तो सुनो क्रिस्टोफर, वो मेरी औलाद है, वो मेरा बेटा है, समझे, मेरा बेटा है। शेरॉक ये कहकर बुरी तरह से सकने लगी। जॉन क्रिस्टोफर पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो ताज्जुब से शेरॉक को देख रहा था। शेरॉक जिस तरह रो रही थी, बिलक रही थी, वो मसनूई नहीं हो सकता था। लेकिन ये क्या कहानी है? ये तो बिल्कुल ही अनोखी है। लेकिन पता नहीं शेरॉक को इस बात का कोई इल्म था कि नहीं कि दरवाजे के बाहर सालार दरवाजे से कान लगाए ये सारी बातें सुन रहा है।